हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 15 अक्टूबर है और आज के करंट अफेयर में किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग को डिटेल में डिस्कशन करना है, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम व्यक्ति विशेष से और जानेंगे कि माइकल डगलस न्यूज में क्यों चल रहे थे। उसके बाद हम बात करेंगे सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट, इससे रिलेटेड क्या न्यूज थी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू हुआ है। तो अब ये आपके एग्जाम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर एपीएस कह लें, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। एक पहले से लागू योजना है जिसका नाम है पीएम गति शक्ति। अब पीएम गति शक्ति कल न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और मैं कई बार कह रखा हूं कि जब भी कोई पुरानी योजना जो पहले से लागू है अगर वो न्यूज में आती है तो आपको उसको उसी दिन रिवीजन करना चाहिए, और यही एक तरीका होता है हमारे पढ़ाई करने का। फिर हम बात करेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में कि ये क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे इको मार्क योजना के बारे में जो कि कल ही इसकी शुरुआत की गई थी और ये किस प्रकार से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। फिर कार्बन नेगेटिव को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है और जानेंगे कि यहाँ पे ऐसे कौन सा डेटा प्रोवाइड किया गया है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और खेल समसामयिकी में सिर्फ न आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट की हम बात करने वाले हैं, बल्कि इससे अलावा भी भारत कई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही हम एशियाई हॉकी चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब 15 अक्टूबर आ गया है, आपके पास केवल 15 से 16 दिन है जहां पे अक्टूबर अब समाप्त हो जाएगा। तो अगर अभी भी आप रिवीजन पे फोर्स नहीं कर रहे हैं तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर आपको सफलता लेनी है तो आप रिवीजन जरूर करें। होता क्या है कि हम लोग कुछ मूल पुस्तकें और नोट और साथ में घटना चक्र जब पढ़ते हैं और उसका हम रिवीजन नहीं करते हैं। घटना चक्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि घटना चक्र में अभी तक आयोग द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का एक जगह संकलन मिलता है। लेकिन घटना चक्र पढ़ते हुए हमारे पास एक झूठा कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप जो है महात्मा गांधी से संबंधित कोई आप जो है खंड पढ़ रहे हैं घटना चक्र में, तो आपके दिमाग में पहले से ही ये आंसर होता है कि उसका आंसर महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है और आपके सभी प्रश्न लगभग सही होते चले जाते हैं। तो इसी को मैं बोलता हूं कि झूठा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। और फिर होता क्या है कि जब आप फुल लेंथ पेपर लगाते हो और फिर महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसीलिए आप डेली का डेली कोई ना कोई एक टॉपिक रिवीजन जरूर करिए जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। चलिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। आज का प्रश्न है, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस योजना को 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 13, 2021। यह रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड रेलवेज एंड रोडवेज। आपके ऑप्शन है, केवल एक सत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल दो सत्य है और दोनों कथन असत्य है। अब इस प्रश्न को मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि पीएम गति शक्ति कल न्यूज में हाईलाइट हो रही थी, तो आपके एग्जाम के लिए इसका रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आइए बात करते हैं करंट अफेयर में वन लाइनर फैक्ट के बारे में कि कल के फैक्ट क्या क्या थे। तो कल की न्यूज थी कि 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में मणिकांता एच होबलीधर ने 100 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? दौड़ में। तो ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है वो भी राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेना कमांडरों का सम्मेलन इसी महीने की 16 से 20 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी शामिल होंगे। तो अनिल चौहान कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इसको आप याद रखे रहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और रेलवे मंत्रालय की राइट्स लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी घोषित किया गया है। इन दोनों कंपनियों को वित्त मंत्रालय की ओर से नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। अब देखिए, अब इस न्यूज से आपको करना क्या है, आप जो है आज के आज लगे हाथ जो है महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी, इसका दर्जा कैसे दिया जाता है और भारत में कितने महारत्न हैं और कितने नवरत्न हैं, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और इसी को मैं रिवीजन कहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आइए अब बात करते हैं डिटेल में कि व्यक्ति विशेष में माइकल डगलस न्यूज में क्यों चल रहे थे। तो न्यूज ये है कि प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1990 में 30वें IFFI में गठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके असाधारण योगदान ने सिनेमा की दुनिया में अत्यंत समृद्ध और उन्नत बनाया है। तो ये तो रहा माइकल डगलस के बारे में। अब आगे बात करते हैं स्नेक बाइट के बारे में कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज थी और ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो न्यूज ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों को सर्प बाइट स्नेक बाइट पीड़ितों के निवारक और उपायों और मुआवजों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे जब बात आती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो आज के आज ही आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में रिवीजन करना चाहिए कि ये कब स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और ये कैसे काम करता है। आगे बात करते हैं डिटेल में। उड़ीसा में सभी आपदा संबंधी मौतों में अकेले स्नेक बाइट काटने से होने वाली मौतों के कुल आपदा मौतों का 40% से भी अधिक है। उड़ीसा में स्नेक बाइट से होने वाली मौतें वर्ष 2015 में 522 की तुलना में वर्ष 2021 में दोगुनी से भी अधिक यानी कि 1159 हो गई थी। एक मानवाधिकार वकील के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन 58,000 मौतें स्नेक बाइट के कारण होती हैं, जिनमें 70% मौतें 9 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है। भारत में स्नेक बाइट से होने वाली मौतें दुनिया में होने वाली कुल वार्षिक मौतों की लगभग आधी हैं। अब आगे बात करते हैं मिशन शक्ति के बारे में कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो न्यूज ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है। अब चूंकि ये बात यहाँ पे लखनऊ की हो रही है, यूपी की हो रही है, तो आने वाली एग्जाम आरओ, एआरओ और एपीएस के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में एक नोट जरूर बनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की विधि से प्रदेश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम थी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। तो ये थीम भी आप याद रखेंगे। मिशन शक्ति का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही, महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। अब आगे बात करते हैं पीएम गति शक्ति ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। तो न्यूज ये है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम गति शक्ति के 2 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम गति शक्ति सार संग्रह जारी किया है। पिछले 2 वर्षों में पीएम गति शक्ति 7,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे की योजना बनाने में महत्वपूर्ण रही है, जिसमें जीआईएस मानचित्रों के माध्यम से डिजिटल सर्वेक्षणों में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में तेजी आई है। वर्ष 2022-23 में 400 से अधिक परियोजनाओं के साथ नई रेलवे लाइन के अंतिम स्थान सर्वेक्षण में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या केवल 57 थी, जिसके परिणाम स्वरूप 13,500 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन की योजना बनाई गई है। अब आगे बात करते हैं डिटेल में और यहीं पे आज के प्रश्न का आपको आंसर मिलने वाला है। तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह मूल रूप से बुनियादी ढांचे कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकीकृत योजना के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है आज के प्रश्न में। तो यह 7 इंजनों जो कि रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, रसद और बुनियादी ढांचा पर कार्य करता है। यह बुनियादी ढांचे की अंतिम मील कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा। पीएम गति शक्ति विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों
राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि को शामिल करता है। कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारा, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारा, मछली पकड़ने के क्लस्टर जैसे आर्थिक क्षेत्र कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कृषि क्षेत्रों को भी इसमें कवर किया जा रहा है। यह बीसेक एन यानी कि भास्कर राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्था द्वारा विकसित इसरो इमेजरी के साथ स्थानिक योजना उपकरण सहित बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का भी लाभ उठाया जाएगा इस योजना के तहत। अब आगे हम बात करते हैं पर्यावरण, वन एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित क्या न्यूज थी। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किए गए लाइफ यानी कि लाइफ स्टार फॉर एनवायरमेंट पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 अग्रणी पहल की शुरुआत की है। अब वो 2 अग्रणी पहल कौन कौन से हैं? एक है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है इको मार्क योजना। परंपरा और संरक्षण में मौजूद पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, और यही दोनों अग्रणी पहल हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। तो 13 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक अभिनव बाजार आधारित व्यवस्था है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों, कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अपने प्रारंभिक चरण में 2 प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, और वो कौन कौन से गतिविधि हैं? पहला है जल संरक्षण और दूसरा है वनीकरण। ग्रीन क्रेडिट देने के लिए प्रारूप पद्धति विकसित की गई है और हितधारक परामर्श के लिए इसे अधिसूचित किया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो 13 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। अब आगे बात करते हैं इको मार्क योजना के बारे में। लाइफ के पीछे लाइफ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉप 26 में लॉन्च किया था, के पीछे दर्शन व्यक्तिगत विकल्पों और व्यवहारों को स्थिरता की ओर ले जाना है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी इको मार्क अधिसूचना को फिर से तैयार किया है ताकि उपभोक्ता उत्पादों के बीच चयन करने में सक्षम हो सके और इस तरह उन उत्पादों को चुन सके जो उनके डिजाइन, प्रक्रिया और पर्यावरण के अनुकूल हैं। यह घरेलू उपभोक्ता उत्पादों के लिए मान्यता और लेबलिंग प्रदान करती है जो भारतीय मानदंडों के अनुसार गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए विशिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करती है। अब आगे बात करते हैं कार्बन नेगेटिव के बारे में क्या रिपोर्ट है। तो न्यूज ये है कि भारत जो कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन के अपने स्वयं के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समय सीमा तय करने की मांग का विरोध कर रहा था, इस साल के अंत में दुबई में कॉप 21 जलवायु शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में होगा, में अपना प्रस्ताव रखने के लिए तैयार है। इसीलिए कार्बन नेगेटिव जो है वो न्यूज में चल रही थी। भारत सरकार के 2 सूत्रों का कहना है कि भारत विकसित देशों को वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ के बजाय कार्बन नकारात्मकता बनाने के लिए प्रेरित करना चाहता है। यह तर्क देते हुए उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को विकास की जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के लिए अधिक समय मिलेगा। अब आगे बात करें, कुछ हमारे जो डेटा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान सहित विकसित देश वर्ष 2050 तक नेट शून्य का लक्ष्य रखे हैं और चीन ने 2060 तक नेट शून्य का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत वर्ष 2070 तक लक्ष्य पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध किया है। अब आगे बात करते हैं डिटेल में। शुद्ध शून्य या कार्बन तटस्थता, कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ है कि किसी भी गतिविधि के माध्यम से वायुमंडल में जारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अतिरिक्त गतिविधि द्वारा बराबर मात्रा हटाने के लिए ऑफसेट करना। भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का आधा हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से संचालित करने और वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन हाउस उत्सर्जन के उत्पाद को वर्ष 2005 के स्तर से 45% कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो ये डेटा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि भारत उत्सर्जन रणनीति के लिए कौन कौन से उपाय अपना रहा है। तो
तो पहला पॉइंट ये है, ये डेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। भारत की योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिकतम उपयोग करना है। वर्ष 2025 तक पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल का प्रतिशत मौजूदा 10% से बढ़ाकर 20% तक हो जाएगा और यात्री मालवाहक वाहनों का सार्वजनिक परिवहन में मजबूत बदलाव होगा, ऐसा भारत लक्ष्य बना रहा है। भारत प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना द्वारा ऊर्जा दक्षता में सुधार, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का विस्तार, विद्युतीकरण बढ़ाने और सामग्री दक्षता और रिसाइकलिंग को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्ष 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होनी चाहिए। भारत वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई अपने उत्सर्जन तीव्रता को 45% से भी कम करने का प्रयास कर रहा है और भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा भी स्थापित करेगा, जो उसके मौजूदा लक्ष्य को 50 गीगावाट से अधिक है। तो ये सारे डेटा जो है ना, वो आपके पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप एक अलग जगह कहीं पे नोट करके रख लीजिए। अब आगे बात करते हैं खेल समसामयिकी से और शुरुआत करते हैं फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में उल्लेखनीय जीत प्राप्त करने पर रौनक साधवानी को बधाई दी है। तो ये रौनक साधवानी है, इनको आप ध्यान रखे रहिएगा और ये बहुत ही छोटे उम्र के हैं। भारत के महाराष्ट्र के युवा खिलाड़ी रौनक साधवानी टूर्नामेंट में ओपन वर्ग का खिताब अपने नाम किया है और फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी इटली ने किया था, इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बात करते हैं एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो न्यूज यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के 7वें संस्करण के शुभारंभ जूही और ट्रॉफी का अनावरण किया। तो जो भारत में होने वाला है एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप, उसका शुभंकर क्या है? जूही है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। रांची में 27 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में करीब 13 देश पार्टिसिपेट करेंगे। शुभंकर जूही झारखंड की समृद्ध विरासत का प्रतीक और इसकी प्रेरणा बेतला राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिष्ठित हाथी से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चला है। अब बात करते हैं महिला FIH हॉकी विश्व कप के बारे में, जो कि वर्ष 2026 में बेल्जियम अमेस्टलवीन नीदरलैंड में आयोजित की जाएगी। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अब क्या आपको करना क्या है, क्योंकि परीक्षा के दिन जो है लगातार नजदीक आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि डेली आप एक पेपर सेट लगाएं और साथ ही अपना मंडे टू सैटरडे तक लेकर एक अपना रिवीजन का टॉपिक चुन लीजिए। देखिए, जो बेसिक रिवीजन होता है जिसमें हम करते क्या है कि जैसे हिस्ट्री हम रिवीजन कर रहे हैं, पॉलिटी रिवीजन कर रहे हैं, वो रिवीजन अलग होता है। लेकिन जो भी कोई भी चीज जो है करंट अफेयर में अगर आती है और आप उसका तत्काल रिवीजन कर लेते हैं, वो रिवीजन अलग होता है और वो काफी देर तक आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। वो आपको पता रहेगा कि ये चीज इसलिए न्यूज में चल रही थी और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो रिवीजन जरूर करिए। और मेरा मेन फोर्स होता है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं और सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे होती है। तो चलिए, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।